Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is about the parliamentary sessions in India. Basic polity सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? As you all already maybe know कि हमारे इंडिया में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, जिनको आप ऐसे याद रख सकते हैं: BMW, बेस, बजट सेशन, फिर M से मॉनसून सेशन और W से विंटर सेशन, है ना। अच्छा, अब ये तो आपको पता है कि यूजुअली ये होता है, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 3 ही सेशन होने चाहिए या कुछ ऐसा नंबर ऑफ सेशन? तो बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कि आपके 3 सेशन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना मेंशन है कि आपका जो हाउस मीटिंग होती है या आपका सेशन के बीच में मैक्सिमम किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप अलाउड है। दिस इज द थिंग दैट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है कि आपके नंबर ऑफ सेशंस एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन्ड है कि किन्हीं 2 कंसेक्यूटिव सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो जिस हिसाब से हमारे मतलब कि साल में 2 बार तो होनी चाहिए, है ना, और हम 3 बार करते हैं कन्वेंशनली, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डेज इन अ सेशन, किसी सेशन में कितने दिन होंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना। इसमें आपका कैबिनेट कमेटी, ये सारी चीज़ें जो भी होती है इंटरनल, वो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा, मैं अगर पॉइंटर के हिसाब से बताऊं तो आपको पता होना चाहिए जैसे BMW 3 सेशन, ठीक है, बजट, मानसून, विंटर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द लाइक नंबर ऑफ सेशंस पर ईयर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड फॉर that the maximum gap between any 2 consecutive sessions should not be more than 6 months, है ना। तो गैप मैक्स ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज, सबसे पहले सेशन को समन करना मतलब किसकी अथॉरिटी है? सिंपली प्रेसिडेंट की, है ना। सेशन को जो है, सेशन को स्टार्ट या समन करना कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, आपको पता है रिकमेंडेशन एंड ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस तो जो आपको है वो तो हमेशा ही दिखती है आपको, बिकॉज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में है ना। नेक्स्ट इज, सेशन को आपका प्रोरोग मतलब कि सेशन जो एंड होता है बिल्कुल, मतलब उसके बाद हमारा जो फिर गैप आएगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन, जैसे बजट सेशन को एंड कर दिया, तो प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन मतलब कि एंडिंग अ सेशन, है ना। एंडिंग अ सेशन ऑफ अ हाउस, चाहे वो बजट सेशन हो, चाहे मानसून हो, चाहे विंटर हो, वो अथॉरिटी भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये कोई प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन की बात नहीं होती है। ये सारा काम किसके बैक एंड में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नेसेसरी होती है, बिकॉज वी आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। हमारे लिए जो वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको पब्लिक मैंडेट है, पब्लिक मैंडेट जिसको पब्लिक ने चुन के भेजा है, MPs हमारे, है ना। प्रेसिडेंट को आप नहीं चुनते हैं, प्रेसिडेंट के लिए आप इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द स्टेट के लिए, ये आपको पता है सारी चीज़ें, बेसिक पॉलिटी। नेक्स्ट, एक और चीज़ होती है, देखो, एक होता है प्रोरोग मतलब कि जैसे बजट, मानसून या विंटर सेशन को खत्म कर देना, ठीक है, मतलब कि एंड कर देना, वो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, समन की प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है। लेकिन अडजर्न जो होता है, अडजर्न या अर्जन सिनेडाई भी होता है एक, है ना, वो अथॉरिटी किसकी होती है? वो होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा में स्पीकर। अर्जन क्या होता है? अर्जन मतलब कि जो आपका सिटिंग है, कि आज हम बैठे हैं तो हमने क्या कर दिया, इसको अर्जन कर दिया। क्या कर दिया? सिटिंग ऑफ द हाउस को अर्जन कर दिया। अब हम कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, या फिर अगर मान लो जैसे अर्जन जब होता है तो आपका डेट और टाइम मेंशन होता है कि हम नेक्स्ट टाइम इस डेट और इस टाइम को मिलेंगे। लेकिन अर्जन सिनेडाई क्या होता है? एडजर्नमेंट सिने डाई होता है कि आप क्या करते हो, नो फिक्स डेट एंड टाइम, इनडेफिनेट टाइम के लिए आप क्या कर दिया, आपने सिटिंग क्या कर दी, हाउस की एंड कर दी है। ये जनरली प्रोरोगेशन से पहले ही होता है, बट नेसेसरी नहीं है। देखो, प्रोरोगेशन और अर्जेंट सिने डाई को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि आपका जैसे सेशन एंड होने से जस्ट पहले जब आपका लास्ट सिटिंग है तो अडजर्नमेंट सिनेडाई भी होता है और आपका उसी के बाद प्रोरोगेशन भी होता है, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपको बस क्या पता होना चाहिए कि टोटल 3 सेशन, है ना। फिर आपका 3 सेशन है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, नंबर ऑफ सेशन इज नॉट मेंशन्ड, ओनली दैट 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वो मेंशन्ड है। उस हिसाब से 2 सेशन, है ना, साल के हम सोच सकते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनली 3 सेशन करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए, एक बजट का सेशन होता है, एक मानसून का, एक विंटर का जो अभी होगा, है ना। और उसके बाद आपका समनिंग या प्रोरोगेशन की जो अथॉरिटी है दैट इज विद प्रेसिडेंट।
डिस्क्रिप्शन पे नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। नेक्स्ट इज, उसके बाद आपका जो अडजर्नमेंट होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अथॉरिटी होती है अडजर्न करना हाउस की सिटिंग को, ठीक है। और अडजर्नमेंट सीने डाई क्या होता है कि आप जब अडजर्न कर रहे हो लेकिन डेट और टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो नेक्स्ट मीटिंग का, नेक्स्ट सिटिंग का, तो आप उसको अडजर्नमेंट सीने डाई बोलते हो। दूसरी बात होती है बिल लैप्स होना। अब बिल लैप्स होना बहुत जैसे आप पॉलिटी के हिसाब से देखा ना, बहुत एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी इस चीज़ की। बिल लैप्स वही देखो, बिल लैप्स कब होते हैं? जब प्रोरोगेशन होगा आपका। प्रोरोगेशन मतलब आपने जैसे बजट सेशन को एंड कर दिया, आप मानसून सेशन में मिलेंगे, तो इसमें ना बिल नहीं लैप्स होता। बिकॉज बिल लैप्स होना क्या होता है कि सरकार ने कोई बिल अगर लाया है तो उस सरकार के पास अथॉरिटी है। बजट सेशन एंड होने पे सरकार की अथॉरिटी थोड़ा ना खत्म होती है, बस मिलना बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ही पावर में नहीं है। तो बिल लैप्स नहीं होते प्रोरोगेशन पे, नहीं होते बिल लैप्स, होते हैं डिसोल्यूशन पे। समझ आता है? उसमें भी फिर आपको और डिटेल में पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन मतलब कि जो आपका जनरली 5 साल में होता है, अनटिल और अनलेस आपका नो कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें। लेकिन आपका डिसोल्यूशन क्या होता है? जब सरकार का टर्म एंड होता है, आपको समझ आता है, जैसे लोकसभा का टेन्योर एंड होता है, उसी के जस्ट बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी लोकसभा में जितने भी पेंडिंग बिल्स है वो सारे लैप्स हो जाते हैं, पर डिसोल्यूशन पे, प्रोरोगेशन पे नहीं। प्रोरोगेशन का तो सिंपल सा मतलब ये है ना कि बजट सेशन एंड हो गया, मानसून में मिलेंगे, मानसून एंड हो गया विंटर में। इसमें सरकार थोड़ी ना खत्म हुई है, तो सरकार के बिल क्यों खत्म होंगे? बिल तो तभी खत्म होंगे जब डिसोल्यूशन होगा। उसमें भी डिसोल्यूशन में फिर काफ़ी सारी नुएंस अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। सबसे पहला, बिल लोकसभा में है जो वो सारे आपका जैसे लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाता है। बिकॉज है तो अल्टीमेटली देखो, नई सरकार, मान लो सरकार चेंज होके आई, तो ये बिल इस सरकार का नहीं है ना, नई सरकार का, तो लोकसभा से रिलेटेड कोई भी। लेकिन अगर कोई बिल लोकसभा में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, बस उस पर राज्यसभा में वोटिंग हुई है, राज्यसभा में ही है, तो उसका कोई आपका लैप्स नहीं होता। बिकॉज देखो, आप ये समझो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैं बात करूं बिल इन फ्रंट ऑफ लोकसभा, सारे पेंडिंग बिल्कुल लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकसभा से पास है, राज्यसभा में पेंडिंग है। अल्टीमेटली ये तो पुरानी गवर्नमेंट का बिल है ना, अभी तक पूरा नहीं बना है, लॉ नहीं बना है, तो ये भी आपका लैप्स हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ही है, लोकसभा में अभी तक उसका डिस्कशन क्या, लोकसभा में अभी तक उसकी एंट्री भी नहीं हुई है। तो लोकसभा में जब वो आएगा तब तक तो नई इलेक्शन होगी, नई सरकार ही आएगी ना, बिकॉज अगर डिसॉल्व हो चुका है उस, तो ये नहीं लैप्स होता, ये रहता है। और राज्यसभा लोकसभा दोनों में वोटिंग होगी, ये प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए गया है, तो भी नहीं लैप्स होता। उसके बाद अगर राज्यसभा लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए गया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो वो भी आपका लैप्स नहीं होता है। लैप्स होते हैं लोकसभा से रिलेटेड सारे बिल्स, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एग्जैक्टली 3 सेशन, बिल्कुल गलत। नंबर ऑफ सेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ए हट गया, सी हट गया। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोग, बिल्कुल सही। देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6, बिल्कुल सही। पेंडिंग बिल लैप्स व्हेन द सेशन इज प्रोरोग, बिल्कुल गलत। डिसोल्यूशन पे होता है, प्रोरोगेशन पे नहीं होता। तो 4 भी गलत हो गया, तो आपका 2 एंड 3 ओनली, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, सारी पॉलिटी रिवाइज हो चुकी होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार, ये सब रीजन में। तो ये आपका किसने लाया था, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट? देखो ध्यान से, परमानेंट सेटलमेंट हमने एक, मतलब अगर मैं समझाऊं तो, कि परमानेंट टाइम के लिए हमने एक रेवेन्यू सेटलमेंट कर लिया है आपस में, एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, या मैं ऐसे बोलूँ आपस में एक सेटलमेंट हो चुकी है ब्रिटिश ईआईसी और जो जमींदार होते थे उनके बीच में, कि भाई आप हमें इतना फिक्स रेवेन्यू देते रहो टाइम टाइम पे, और आपके जो लैंड है वो परमानेंटली आपकी हो चुकी है, आप उसके मतलब ओनर है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब कि आप उसका जो ओनरशिप है अपने बच्चों को भी दे सकते हैं आगे, ये सारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था उसमें कुछ नहीं है। उसमें एक, अगर मैं आपको जमींदार्स को बोलूंगा कि भाई आपको अब के बाद ये जो लैंड आपकी है जिस पे आप रेवेन्यू लेते थे वो अब आपकी हो चुकी है परमानेंटली, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इसके बदले में इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स नहीं, इनडेफिनिट मतलब कि जब तक है तब तक, है ना, आपको एक फिक्स्ड
पेमेंट करनी है रेवेन्यू की, ठीक है, फिक्स्ड है, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी। पहले होता था क्रॉप के हिसाब से या शेयर के हिसाब से, बट अब ऐसा नहीं है। तो आपको फिक्स्ड पेमेंट देनी है, फिक्स्ड पेमेंट आपकी रहेगी हमेशा फिक्स, उतना फिक्स रेवेन्यू देना है परपेचुइटी के लिए, है ना। और उससे क्या होगा कि इसके बदले में आपको मिलेंगे परमानेंट ओनरशिप राइट्स ऑफ द लैंड। एंड वो ओनरशिप राइट्स कैसे होंगे, हेरिडिटरी, मतलब आप अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। और बदले में जो फिक्स्ड रेवेन्यू है, फिक्स्ड पेमेंट, उसका फायदा जमींदारों को क्या हुआ, देखो अब वो चाहे आगे एक्सप्लोटेशन करके, है ना, आगे एक्सप्लोटेशन करके पीजेंट से मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू निकलवाएं या कुछ भी करें, ठीक है, बट अल्टीमेटली उनको तो फिक्स्ड ही देना है ना। तो जो बाकी का बच्चा हुआ सरप्लस हुआ वो उनके पास गया, खुद के पास। तो ये ना थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होता था। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था क्या। तो इट एस्टेब्लिश द हेरिडिटरी ओनरशिप राइट्स फॉर जमींदार्स इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड रेवेन्यू, ठीक है, फिक्स्ड पेमेंट टू द ईआईसी फॉर परपेचुइटी, है ना। तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना, कि मतलब आप स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे थे, है ना, जो भी ईआईसी से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस to create a stable source of income for the British and gave जमींदार्स the perpetual ownership rights upon paying the fixed revenue, ठीक है, फिक्स्ड रेवेन्यू है, आपको ये समझ आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, एक बर्ड स्पीशी आपको पता होगा, हैवी बर्ड स्पीशी। सबसे पहला तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। सेकेंड, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज क्रिटिकली endangered as per IUCN Red List, है ना। थर्ड थिंग, why is it like so important, because it is a flagship species of grasslands, या मैं बोलूं एरिड एंड सेमी एरिड। तो ये क्या है कि ये ना आपका फ्लैगशिप स्पीशी है, मतलब कि इसकी प्रेजेंस बताता है कि आपका जो इकोसिस्टम है दैट इज हेल्दी। कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस इज एन इंडिकेटर दैट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज हेल्दी। और एरिड सेमी एरिड एरिया क्या होता है, एरिड सेमी एरिड मतलब जहाँ पे, एरिड तो आपको पता ही है कि जहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल हो, जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल ना हो। सेमी एरिड भी वैसा ही होता है कि लेस ह्यूमिड देन द लाइक दोज एरिया जहाँ पे इनफ रेनफॉल होती है ना। तो आपको इतना नहीं, आप ये याद रखो कि इंडिया में ये जैसे आपका राजस्थान हो गया, डेजर्ट एरियाज, गुजरात हो गया, ये सब है ना, इस इनके अलॉन्ग, इन स्टेट्स के अलॉन्ग। तो सॉल्व करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड, बिल्कुल सही। इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बिल्कुल। ग्रास लैंड स्पीशी, बिल्कुल सही है ना। इट इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन फुट हिल फॉरेस्ट, बिल्कुल गलत, ठीक है, मैंने अभी बताया एरिड एंड सेमी एरिड ग्रास लैंड में मिलता है, हिमालयन रीजन्स में नहीं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गगनयान मिशन, अब आपको पता ही होगा गगनयान मिशन इंडिया का, मतलब अपना खुद का इंडिजिनियस, इसमें सारी टेक्नोलॉजी हमारी खुद की है ना। इसमें हम कोई बाहर की हेल्प नहीं ले रहे हैं, किसी भी बाहर के जो भी आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प नहीं ले रहे। ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, मतलब कि इंसानों को स्पेस में भेजने का मिशन, है ना। इट इज नॉट बैक्ड बाय नासा और जगसा और एनीथिंग लाइक दैट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसका एम क्या है कि आप 3 एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये आपको अर्थ के ऑर्बिट्स के टाइप ये पता ही होंगे, वैसे भी इसमें इतनी नीड नहीं होती है। इट इज अराउंड 400 किलोमीटर हाइट, एट 400 किलोमीटर हाइट। 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ भेजने के बाद उनको सेफली वापस भी लाना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आपका इंडिजीनियस है, इसमें सारा काम इसरो ही करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडियाज गगनयान मिशन, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, बिल्कुल सही। द मिशन एम टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स इनटू एलियो एट अराउंड, बिल्कुल सही। द एस्ट्रोनॉट्स विल स्पेंड अबाउट 3 days इन ऑर्बिट बिफोर रिटर्निंग, बिल्कुल सही। द मिशन इज बीइंग जॉइंटली, बिल्कुल गलत। ये पूरा का पूरा इंडिजीनियस है, पूरा इसरो बैक्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 and 2 and 3 ओनली, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीआई एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, है ना। ये क्यों किया जाता है, ताकि आपका जो ट्रांसपेरेंसी हो रोल्स में, है ना, रोल्स आपका अपडेटेड हों, आपका जो वोटर डुप्लीकेसी कंसर्न है, उन सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपका अगर मैं बात करूं ईसीआई कंडक्ट, है ना। लेकिन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डज द, तो ये द पावर टू रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, द पावर टू रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, ये सब ये ईसीआई को मतलब किस उसके अंडर है। तो देखो
कंडक्ट इलेक्शन तो आपका सिंपली ईसीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है अंडर 324, है ना। लेकिन जैसे पावर टू रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स, तो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, दो लॉज होते हैं, आरपीए 1950 और आरपीए 1951। 1950 और 1951 में इतना सा डिफरेंस है कि 1950 आपका प्री इलेक्शन प्रिपरेशन पे फोकस करता है, और ये आपका इलेक्शन, एक्चुअल इलेक्शन कंडक्ट, इन सब चीज़ों से, ठीक है, एक्चुअल इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ों से डील करता है। तो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना आप इलेक्शन के टाइम तो करते ही नहीं हो, ये तो ऑब्वियसली तब होगा ना जब आपका इलेक्शन नहीं हो रहा है, उससे पहले करोगे। तो ये प्री इलेक्शन प्रेप में आया तो आपका 1950 होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू कंडक्ट इलेक्शन कम्स फ्रॉम ऑब्वियसली 324, है ना, ईसीआई। बट स्टेट्यूटरी मतलब लीगल अथॉरिटी फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ रोल्स दिस फ्रॉम आरपीए 1950। बिल्कुल सही है ना। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सिटीजनशिप, आपको पता है वोट करने के लिए यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी अ प्रूवन सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, ये आपको पता है। तो सिटीजनशिप, अगर मैं बोलूं सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो ये है आर्टिकल 5 से 11 में, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है कि पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 3 बहुत फेमस, आपको पता भी होगा। तो ये दोनों किस किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 4 आपका क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 4 ए, अब ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है, ए जब जब भी ये किसी भी, जैसे आर्टिकल के आगे ए, जैसे मान लो आपका, मैं बात करूं 279 ए क्या, ये क्या है, आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल। ए, ये ए बी सी ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई है उससे ऐड हुए हैं। जैसे 4 ए आपका रिसेंट अमेंडमेंट से हुआ था, आपको पता होना चाहिए किस कब हुआ था, ये भी मुझे ये बताइए। जैसे पार्ट 4 ए आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपके पास मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पार्ट 1 किस रिलेटेड है, पार्ट 3 किस रिलेटेड है, और पार्ट 4 ए जो कि नाम से पता चल रहा है रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू। रिसेंट मतलब अब ऐसा नहीं कि रिसेंट अमेंडमेंट मतलब एक साल में, हिस्ट्री के कोर्स में रिसेंट अमेंडमेंट मतलब कि मतलब काफी साल भी रिसेंट ही होते हैं ना, ये मत सोचना कि रिसेंट मतलब कि 2-3 साल में ही। पार्ट 4 ए आपका किस अमेंडमेंट से किस ईयर में आया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम बात करते हैं लेबर कंडक्ट, है ना, लेबर कोड्स, तो उसको हम जब देखते हैं तो आपका ILO बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ILO आपका इंटरनेशनल अथॉरिटी है रिलेटेड टू लाइक लेबर राइट्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें है ना, कि कैसे आपका लेबर कोड्स, जो भी लेबर होता है उसके वेजेस से लेके ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे एक तो अथॉरिटी जो कि आपका ये सारी चीज़ें बताती है कि कैसे हम लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो ये तो आपको पता ही होगा, बट मुझे ये बताइए कुछ बेसिक चीज़ें, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा। और अगर आपने मैपिंग करी हुई है तो आपको पता होगा जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी मैं बात पूछता हूं कि ILO बना कब था। ILO बना था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, जिसको खत्म किया था किसने, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स इज इन विच कंट्री, ये मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वर्सेल्स किस कंट्री में है। इसके बाद ये ILO बना था एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेट इज इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO। तो ऑप्शन देखते हैं, इट वाज एस्टेब्लिश बाय दिस, बिल्कुल सही, इट्स हेडक्वार्टर बिल्कुल सही, इंडिया इज नॉट, गलत, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, ठीक है। ILO was created in 1919 under the Treaty of Versailles to promote social justice and fair labor. Headquarter Geneva. India is a founding member, है ना। तो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति का 11th एडिशन, है ना। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज आपको पता होगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज अ जॉइंट आर्मी, मैं बोलूँ कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना, जो आपका इंडियन और श्रीलंकन आर्मी के बीच में होती है ना। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, मित्र शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर अगर आपको पता है तो आपने जरूर देने हैं आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आपसे पूछा था कि पार्ट जो 1 है वो किस रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, पार्ट 4 ए जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटीज
रिसेंट अमेंडमेंट कब की है और किस साल की है, कौन सी अमेंडमेंट है और कौन से साल की है ना। ये आपको 3 आंसर देना है और साथ में आपको बताना है वर्सेस किस नेशन में है, ठीक है। और मैंने अगर आपसे कुछ पूछा होगा, वैसे तो शायद नहीं पूछा है, बट स्टिल मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने बात की थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आपका लाया था कॉर्नवालिस ने, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक और सिस्टम था, जैसे आपका रियोतवारी था, फिर आपका एक था महलवारी। देखो बता तो मैं ऐसे ही देता हूँ, रियोत मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे जो आपका जो जहाँ खेती कर रहा है वो उसको रियोत बोलते थे, तो उससे वो आपका मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान अपना अपना रेवेन्यू अलग से देगा। महलवारी में क्या होता था, महल मतलब कि विलेज सिस्टम, तो मतलब कि पूरे सारे एक विलेज एरिया का कलेक्ट करते थे पहले वो आपस में, फिर वो विलेज कलेक्टिवली मतलब बाई विलेज आपका रेवेन्यू आपका सबमिट होता था। तो रियोत मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे पीजेंट या जो भी आपका किसी लैंड पे जो खेती हो रही है वो आपका हर एक बंदा जो है हर एक अपने घर से अलग अलग वो आपका सबमिट करेगा रेवेन्यू, है ना, पे करेगा रेवेन्यू। महल मतलब कि आपका पूरा कलेक्टिवली एक पूरा विलेज जो भी आपका महल जितना डिफाइंड होगा उनके थ्रू जो भी डिफाइन करा होगा उस टाइम पे, तो वो आपका रेवेन्यू अलग देगा कि विलेज 1 एक महल हो गया तो विलेज 2 एक महल हो गया, तो ये पूरा सारे यहाँ के जितने भी खेती होके जितना रेवेन्यू है सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके फिर कलेक्टिवली एक पूरे महल से आपका कंट्रीब्यूशन गया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रियोतवारी महलवारी क्या होता है। मुझे बस ये बताइए, चलो रियोतवारी रहने दो, मुझे ये बताइए महलवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रियोतवारी मैं बता देता हूँ, थॉमस मुनरो, और उसमें कंट्रीब्यूशन किसका था, अलेक्जेंडर रीड, है ना। तो ये आपको पता होगा। आप मुझे ये बताइए महलवारी किसने इंट्रोड्यूस किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अगर आपको पता है जिस जिस क्वेश्चन के आपको आंसर पता है वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको सारे ना पता भी हो तो भी, है ना। बट आप एक काम जरूर कीजिएगा, आपको जितने नहीं पता उनके नोट्स जरूर बनाइए, उनको याद कीजिए, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स in making this series, and if it is benefiting you, just please like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. I will see you all in the next video.